अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन फिर से आपके सामने हाज़िर है। सफ़र मन की एपिसोड नंबर 10 उसका पहला हिस्सा लेकर। बस कर दो शनाया, थकी नहीं हो अभी? आमना ने अचानक आकर उसे मुखातिब किया। उसकी सोचों का तसलसल टूटा। वो चौंकी। एक हाथ में खुरपा, दूसरे हाथ में घास बोटियाँ थी। नसीम की शादी हो रही है। नियानी आई थी सद्दा देने। आज मेहंदी है, तैयार है ना? शाम को चलेंगे। नसीम? शनाया ने सवालिया अंदाज में ध्यान दिया, जैसे वो ये सोच रही हो कि नसीम कौन है। नसीम दरजियानी, तेरे कपड़ों की फिटिंग नहीं की थी उसने? आमना ने याद दिलाया। अच्छा अच्छा, मतलब अपनी टेलर भी सियानी सैया जी को प्यारी होने वाली है। उसने मुस्कुराकर कहा। इस बात पर आमना भी हंस दी और कहा, अब ये छोड़, हाथ मुंह धो दे। वो जाने लगी। मैं वहां जाकर क्या करूंगी भाभी? जमीन पर खुरपा मारते हुए वो रुकी। वो रुक गई और पलट कर देखा। क्या मतलब क्या करूंगी? रौनक होगी, देखना, लोगों से मिलना जुलना। लेकिन भाभी, उसका दिल जाने पर मुतमईन नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ नहीं। जाना है तो बस जाना है। वो तहकम से कहती ही चली गई। तशनाया ने भरपूर गहरी सांस ली, हाथ छाड़े और हाथ की हथेलियों को देखने लगी। आड़ी तिरछी लकीरें बेशुमार थीं। वो मुस्कुराती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इन लकीरों को देखने से कुछ नहीं मिलता। इन लकीरों को बनाने वाले की तरफ देखने से उलझने सुलझती हैं। ला हासिल, हासिल हो जाना था। और शनाया के लिए उस ज़ात तक पहुंचना, उस ज़ात तक पहुंचना अभी थोड़ा दूर था। अभी उसे और गिरना था, बिखरना था, मोहब्बत की भट्टी में जलना था। अगली कुछ ही देर बाद वो वहां से उठी और कमरे की तरफ चल दी। उसे तैयारी करनी थी, रात के लिए, इस बात से बेखबर कि वहां उसे किन नजरों का सामना करना पड़ेगा। रात फैलते ही आसमान ने सुरमई चादर ओढ़ ली थी। सितारों के बीच चांद नमूदार होकर दूधिया चांदनी बखेरने लगा था और शहर की मसनूई रोशनियां भी जगमगाने लगी थी। पर उसका कमरा हनूज अंधेरे में डूबा हुआ था। न चांद की रोशनी, न बिजली की चमकती रोशनियां उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कमरे के साथ साथ उसका जहन भी तारीकी में डूबा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे कब और कैसे लाया यहाँ गया। वो कहाँ था और उसे कहाँ यहाँ कौन लाया था और क्यों। और अंधेरे बंद कमरे में उसे सिर्फ इतना याद था कि वो रिया के घर से निकला था और टैक्सी में बैठा था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। वो इसे कश्मकश में था जब अचानक उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो फिर ठटका और फिर इत्मीनान के साथ लिया। चलो, कोई तो सुराग मिलेगा कि उसे यहाँ क्यों रखा हुआ है। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो उठ खड़ा हुआ। कब्र घबराया, सहमा। अगले ही पल किसी ने अचानक कमरा रोशन किया और वो हैरान रह गया। वैसे पहले कई बार कमरे को रोशन करने की कोशिश कर चुका था, मगर नाकाम रहा था अंधेरे को खत्म करने में। कमरा रोशन हुआ तो उसे कमरे की हालत नजर आई। वो तहखाने का कुशादा कमरा था, दीवारों के साथ काट कबाड़, छत पर मकड़ियों के जाले, गर्द आलूद दीवारें, बोसीदा और किसी हद तक खौफनाक भी। सर, शराब? शहजाद की जुबान से बेख्तियार लड़खड़ाकर फिसला। वो मुश्किल और एक पल में ही पसीने में शराबूर हो गया था। किसके लिए काम करते हो? किसके कहने पर ईमान फरोशी की तुमने? फखर जमान ने निहायत मुख्तसरन पूछा था। अंदाज और लहजा ठंडा और पुरसकून था। शहजाद कुछ बोल नहीं सका, उसकी जुबान कंग थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाकर जमान को इतनी जल्दी उसके फ्रॉड और धोखे का इल्म हो गया था। माफ कर दें सर। जबान लर्जी, लफ्ज टूट कर बिखर कर निकले। मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है शहजाद। बाकर जबान ने करीब खड़े मुरीद की तरफ देखा और उसने पिस्तौल उसकी सुर्ख और सफ़ेद हथेली पर रख दी। मेरा नहीं ख्याल कि तुम बहुत सख्त जान हो। सो हल्का सा इशारा देकर बाकर जमान ने उसकी रान का निशाना बांधा। शहजाद एकदम घबरा गया। ये सफाक रूप उस पर पहली बार जाहिर हुआ था। वो बाकर जमान की कहर आलूद नजरों से डर गया था। भूलकर भी मेरा नाम कभी भी तुम्हारी जबान पर ना है, वरना जान से मार दूंगी। रिया के अल्फाज उसके समातों में गूंजे थे और अगले ही पल वो बेबस होकर बाकर जमान के कदमों की तरफ बढ़ा। उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था और ट्रिगर पर उंगली रखी। वो खौफ से लरज गया, थूक निकला और फौरन बोला, रिया सरफराज और अतर हमदानी, इन दोनों ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे ताकि मैं वो। दिल तो चाह रहा है इस लालच भरे दिल को तुम्हारा सीना चीर कर बाहर फेंक दो। उसने पिस्तौल शहजाद के सीने पर रखी और मजीद गया हुआ। हो सकता है ईमान बेचकर तुम बहुत दौलत कमा लो, लेकिन किसी का एतबार नहीं कमा सकोगे, और यही तुम्हारी सजा होगी। लेकिन ये तब शुरू होगी जब तुम्हारा ज़मीर जागेगा।
इतनी बार करके बाकर ज़मान पलटा और जाने लगा तो शहज़ाद ने उसके कदम जकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। माफ़ कर दे मुझे, मैं धोखा माफ़ नहीं करता और कर भी दूँ तो भूलता नहीं हूँ। एक झटके से अपनी टांग उसकी गिरफ्त से निकाल कर वो आगे बढ़ा। पिस्तौल मुरीद को थमाई और कहा, जाने दो इसको। ये कहकर बाहर निकला और सीढ़ियों के ज़ीने चढ़ गया। हकीकतों से पर्दा उठ गया था और बाकर ज़मान को एक नया ज़ख्म दे गया था। जब आपको मालूम था कि वो किस-किस के लिए काम करता है तो उसे बंद कमरे में रखकर यूँ पूछना, मैं कुछ समझा नहीं। मुरीद कदरे हैरान था, नासमझी की हालत में दोनों लाउंज में बैठे थे। एक शक था, उसे यकीन में बदलने गया था। शक? कैसा शक? मुरीद मुतजस्सिस हुआ। सुना था कि अगर आप किसी के साथ मुखलिस हैं, बेलौस, लाग़र्ज़, उसकी हर पल मदद करते हैं, मुश्किल में साथ देते हैं और फिर भी वो आपका ना हो, तो समझ लो वो किसी का भी नहीं। यही देखने शहज़ाद से मिला हूँ। मेरे साथ जो उसने किया सो किया, लेकिन वफ़ादार तो उनका भी नहीं निकला, जिन्होंने उसे 5 लाख रुपए दिए थे। मेरे बरसों के एतमाद की कीमत उसने सिर्फ़ 5 लाख लगाई। बाकर ज़बान के लहजे में दुःख था। शहज़ाद एक अरसे से उसके साथ काम कर रहा था और बाकर ज़मान ने हर मुश्किल वक़्त में उसकी मदद की थी। और अब उसने क्या सिला दिया था? लेकिन आप तो लोगों के चेहरे पढ़कर पहचान लेते हैं। रिया को कैसे नहीं पहचान सके? रिया, रिया। ये नाम ज़ेरे-लब दोहराया, मुस्कुराकर मुरीद की तरफ देखा। उसे बाकर ज़मान की गहरी आँखों में गहरा दुःख नज़र आया। वह समझ गया, बाकर ज़मान ने रिया को कभी अक्ल की कसौटी पर परखा ही नहीं था। सारी आँखों से नहीं, दिल की आँखों से देखता रहा। कभी तो फ़रेब खा गया। मुरीद ने उसे अकेला छोड़ना मुनासिब समझा और उठता वहाँ से चला गया। उसने मज़ीद बाकर ज़मान से कुछ भी पूछने का इरादा तर्क कर दिया था। बाकर ज़मान वहीं जगमगाती रोशनी में बोझा दिल लिए बैठा रह गया। वहाँ से दूर कहीं एक और जगह पर भी रोशनियाँ थीं। खूब रौनक थी, खुशगपियाँ, कह-कहे, रवायती लोकगीत गाए जा रहे थे। शोख चंचल कपड़ों में मलबूस लड़कियाँ ढोलक बजाती गीत गा रही थीं। इर्द-गिर्द चारपाइयों पे बड़ी उम्र की बैठी ख़वातीन ने अलग रौनक लगा रखी थी। इस पुररौनक माहौल में वो कुछ बेसहार सी बैठी थी। कई ख़वातीन की चुभती निगाहों का बोझ उठाए। सब्ज़ रंग का सूट ज़ेब तन किए, स्याह बंद जूते शिफॉन के दुपट्टे के साथ ठंड के पेश नज़र बड़ी सी चादर कंधों के गिर्द फैलाए वो बज़ाहिर सबसे बेनियाज सी बैठी थी, मगर कई ख़वातीन की निगाहों का निशाना वो थी। हल्की-फुल्की सरगोशियाँ भी हो रही थी। वो इस सारी सूरत-ए-हाल से उकता चुकी थी। उसने 1-2 बार उठना भी चाहा मगर नसीब ने रोक लिया। वो इसके साथ ही चारपाई पर बैठी थी। ऐसे होता है ब्याह। रात के अंधेरे में हवेली में फेंक गया। इसके बाद तो आया भी नहीं। कोई होर ही चक्कर लगता है मुझे तो। कहीं भाग-वाग के तो नहीं आई? एक भारी भरकम औरत ने कहा। सही कह रही है तू, कोई मसला तो है? दूसरी औरत ने कहा। मसला एक नहीं, कई मसाइल हैं। बस आप दोनों का इंतज़ार है। दोनों हवेली आएँ और हमारे मसले हल करें। आयशा ने अचानक तंज़िया कहा तो वो दोनों चीख गईं। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तेरे हक में डाका डाला इसने। एक औरत ने जवाबी वार किया। आयशा, शनाया ने हल्के से उसे आवाज़ दी और पल्लू से पकड़कर खींचने का रोकना चाहा कि उनके मुँह न लगे। ये तो शहर की है ना, मेरी कुछ लगती न जान न पहचान, पर तूने तो अपनी बहन के हक में डाका डाला था, याद नहीं? शनाया ने मामला बिगड़ता महसूस किया तो उठी और आमना को बुलाया जो कदरे दूर बैठी थी। खवातीन के दरमियान में वो आई और आयशा को चुप करवाया, बाजू से पकड़ा और दूसरी चारपाई पे बैठ गई। साथ शनाया को भी बिठा दिया। इसी दौरान कोसरी दो दो 2 से 3 बार आयशा के पास आई, कान से आने लगी, कोई खुफिया पैगाम दिया, मगर आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया और वो परेशान सी होकर हट गई। आयशा क्या ज़रूरत है इनके मुँह लगने की? आमना उसे डाँट रही थी, अब चारों हवेली की तरफ जा रही थी। वैसे तुमने जवाब सही दिया कि वक़्त निकाल के आओ और हमारे मसले हल कर जाओ। इसकी बात पर आमना हँस दी। पता नहीं क्यों, आदत होती है लोगों को टोल लगाने और कंसुएँ लेने की। अपनी तरफ देखता कोई नहीं, दूसरों के मसाइल बड़े नज़र आते हैं सबको। और किरदार में ऐब निकालना तो खूब आता है। उसने क्या किया था? बहन के हक में डाका? शनाया ने आगे बढ़कर आयशा से पूछा। किसी के ऐब पर पर्दा डालना भी किरदार का इम्तिहान होता है। छोड़ो इनको। आमिर ने टोक कर कहा। फिर आयशा नहीं बोली, इशारा समझकर चुप रही। कुछ नहीं बताया। हवेली की तरफ मोड़ने लगी तो शनाया एकदम रुक गई। कदम जैसे जम गए थे, फ्रीज हो गई थी। एकटुक दाएं जानब देखे जा रही थी, जहाँ से अभी कुछ मर्द गुजरे थे। क्या हुआ?
आमना ने रुक कर पूछा, इसे लगा होगा कि इसका पाकर आया है। आयशा ने जानबूझकर छेड़ा और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। शनाया एकदम से संभली। नहीं वो कुछ नहीं, चलो। वो जल्दी से चल दी। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसे सच में लगा था कि वहां पाकर सामान था। वो एक पल के ठड़क गई थी और अपनी इस बेकरार कैफियत पे हैरान थी। हवेली पहुंचकर वो अपने कमरे में आ गई। वो सो नहीं पा रही थी। एक तो आयशा का रवैया हैरानकुन था और उसके अखलाक की वो कायल हो गई थी। दिल में आयशा के लिए इज्जत का एहसास जागा था। वो इज्जत की काबिल थी। दूसरी तरफ बाकर जमान के होने की भलेके ने उसके अंदर कई दर्द छेड़ दिए थे। वो अपने इस अहम वहम पर गंग थी। वो किस मकाम पर आकर खड़ी हुई थी। रात का सवेर की जानिब सफर जारी था। साथ ही शनाया भी सफर कर रही थी। उसके मन की आंख खुलने जो लगी थी। अगले दिन वो बेदार हुई तो फजर का धुंधला का हनूस था। अब ये दूसरा दिन था जब उसकी आंखें फजर के वक्त खुल गई थी। वो आंखों को मसलती उठी और खिड़की खोल दी। ठंडक के भरपूर एहसास ने उसके अंदर सरायत की। वो हटकर पलंग की तरफ आई। कुछ देर बैठी रही। सोने का लेटने का इसका दिल नहीं कर रहा था। वो चादर उड़ती कमरे से निकली, छत पर आई। बेख्तियार निगाह गांव की तरफ उठी और वहीं ठहर गई। मर्द माल मवेशी को बांध रहे थे। उनका साथ खवातीन दे रही थी। कुछ बर्तन लिए दूध दोहने की तैयारी कर रहे थे और खवातीन की ये जिंदगी शनाया ने पहली बार देखी थी। ये वो खवातीन नहीं थी जो पार्टियों क्लबों में देखती थी। ये अलग थी, मुनफरिद। और इनको बस वो देखती रह गई थी। अगली कुछ ही देर बाद वो नीचे किचन में आई कि अपने लिए चाय बनाए। एक कप आमना के लिए रखा और दूसरा बीबू जी के कमरे में ले गई। वो हस्बे मामूल कुरान पाक की तिलावत में मगन थी। शनाया ने चाय का कप उनके पास रखा, वापस किचन में आई। वहां आमना आ चुकी थी। उसके हाथ में छोटा सा बाउल था और चम्मच भी। शनाया क्या थी, उसने शनाया की जानिब किया। ये क्या है? जवाबन पूछा। दही है, 2 चम्मच खा लो फिर चाय पीना। खाली पेट चाय पीना सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता? आप लोग भी तो पीते हैं। उसने जवाबन पूछा। हमारी तो आदत है और ज़रूरत भी। और हम तो दूध भी पीते हैं जो तुम नहीं पीती। पता नहीं क्यों। लेकिन भाभी, उसने कुछ कहना चाहा। इतने में आमना ने दही का चम्मच लिया और शनाया के मुंह में डाल दिया। तो शनाया ने निगल लिया और फिर चाय लेकर मोड़े पे बैठ गई। आयशा हमेशा से ऐसी है क्या? बैठते ही पूछा। हाँ, ऐसी ही है। कम गो, सुलझी हुई खुश अखलाक और अपनी जात में गम। कभी कभी लगता है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन कभी कभी तो इसका अलग ही रूप देखने को मिलता है। जैसे रात को उसने तेरे लिए झगड़ा किया उन औरतों से। वो उलझी, वरना वो ऐसी उलझने वाली है नहीं। उसका मसाज ही नहीं उलझना, बदतमीजी या बदजबानी करना। आमना चाटी में मथानी डालने लगी थी। इस वजह से तो मैं हैरान हूँ। उसने मेरे लिए बात अधूरी छोड़ दी, खामोश हुई। कुछ लम्हा बाद गोया हुई। उसने कभी मुझसे रूडली बात नहीं की, हालांकि उसे करनी चाहिए थी। हाँ, वो किस्मत तकदीर पर बहुत यकीन रखती है। उसको यकीन है जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है वो इसको मिलकर ही रहेगा। उसकी कीमत किस्मत को कोई उससे छीन नहीं सकता। अंदाज सरसरी सा था। किस्मत होती है क्या? धीरे से पूछा। हाँ, होती है। जिसका अल्लाह पर यकीन हो वही किस्मत पर यकीन कर सकता है, और उसके लिखे पे भी। कुछ लोग तो अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। वो चंद पर रुकी, फिर बोली। इंसान नेक नियति से कोशिश करे ना, तो नतीजा वही निकलता है जो इंसान चाहे। अच्छा सोचे, अच्छे गुमान रखे, तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। बड़ा रहीम व करीम है वो। नवाजने पर आए तो इंसान की औकात से बढ़कर नवाज देता है। बात सारी यकीन की है। आमना ने मिठानी का स्विच दबा दिया। शोर शुरू हो गया। वो चुप सी हो गई। शनाया ने तशक्कर भरी निगाह आमना पर डाली। उसे आमना की बातें बहुत अच्छी लगती थी, खासतौर पर अल्लाह का जिक्र। वो अब एक नए फेज में दाखिल हो रही थी। जिद, अना, तकब्बर करके उसने सब देख लिया था। उसने बाकर जमान को हरा भी लिया था, मगर वो जीत नहीं सकी थी। इस बात का उसे गुस्सा नहीं मलाल था। मुकाबले से ज्यादा खसारा उसके दामन में था। आज उसने पहली बार चढ़ते सूरज की लाली देखी थी। एक नए दिन का सूरज तुलू हुआ था। कई लोगों के लिए खुशियां उम्मीदों से भरा, और कुछ लोगों के लिए आजमाइशों में मायूसी और यासियत लाया था। हवेली में रूटीन के काम शुरू हो गए थे। साफ सफाई होने लगी थी। शम्मो कपड़े धोने लगी तो शनाया उसके पास से कपड़े उठाकर निचोड़ने लगी थी। शम्मू ने मना किया, पर वो न मानी। अगली सुबह, अगली ही कुछ देर बाद आमना ने उन्हें नाश्ते के लिए बुला लिया था।
नाश्ते की मेज़ पर नासिर और असफा के सिवा बाकी सब नॉर्मल थे। वो दोनों शनाया से खार खाते थे। असमा को तो वो आंखों के सामने एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और नासिर उसके अंदर भी लावा पक रहा था। जाने कब उसने फटना था और सब कुछ बर्बाद कर देना था। कहाँ होती हो असमा? नजर ही नहीं आती हो? बीबू जी ने पूछा। क्योंकि कुछ और लोग आपकी नजरों में आ गए हैं, अब मैं कहाँ दिखाई दूंगी आपको? असमा का लहजा रूखा और अदब से खाली था। असमा, नासिर ने कराख्तगी से टोका। इतने में बीबू जी ने उसके हाथ के इशारे से चुप रहने का कहा, तो वो चुप हो गया और चाय का आखिरी सिप लेकर कप रखा, उठा और बोला, बाकर जमान की दी हुई छूट है ये, जो ये तमीज़ भूल गई है, और उसी की खातिर और उसी की तरह की बागी और खुदगर्ज। यहाँ किसी को बगावत की इजाज़त नहीं नासिर। मेरी खामोशी को जो कमज़ोरी समझेगा नुकसान उठाएगा। मखसूस लबो लहजे में तहकम से कहा तो वो सुनकर चला गया, मगर असपा के लिए एक एक नवाला निगलना मुश्किल हो गया था। वो बीबू जी के दबे लफ्ज़ों की सख्ती और इशारे को अच्छी तरह समझ गई थी। पिछले कुछ दिनों से असमा का रवैया ऐसा ही था, रूखा, करख्त, खौफसदा। वो सबसे अलग थलग हो गई थी। ना घर का कोई काम करना, ना किचन में हाथ बटाना, और ना ही बीबू जी के साथ वक्त गुजारना। वो अब अच्छी खासी बदज़बान और बदतमीज़ हो गई थी। इखलाक नाम का पंछी उससे कहीं दूर हो गया था, और इंसान की असल पहचान तो उसकी अखलाक से ही होती है। अच्छे अखलाक से इंसान दूसरों को बिना किसी कीमत के खरीद लेता है, अपना गर्विदा बना लेता है। बाकर ज़मान का नाम सुनते ही वो आग बगोला हो जाती, गुस्से में आपे से बाहर। सुबह ही सुबह इस कशीदगी और तनाव से शनाया का दिल बोझल हो गया था। चेहरे की रौनक भी मांग बढ़ गई थी, और इसी वजह से वो नसीम की शादी पे भी नहीं गई थी। आज उसकी बारात थी, और वहाँ बेबू जी, हसबा और इरम चली गई थी। शनाया की वजह से आमना घर ही रुक गई थी। बदज़बानी और बदगुमानी चीज़ें दोनों ही बुरी हैं। अभी कहानी को सिर्फ इतना ही बढ़ाते हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।